जय भीम, मैं चेतना। जय भीम इंडिया में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र सरकार के मानसून अधिवेशन पर पहुंचेंगे बहुजन नेताओं के अलग अलग मोर्चे। आखिर बहुजन नेता क्यों नहीं आते एक साथ और क्या है बहुजन जनता की राय? नागपुर के मीडिया कर्मियों के साथ की गई मारपीट, हिंगना पुलिस में मामला दर्ज। और चंद्रपुर में सरकारी हॉस्टल में विद्यार्थियों की दुर्दशा, समाज कल्याण विभाग की लापरवाही से लड़कियां रही भूखी। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में इन दिनों राज्य सरकार का मानसून सत्र चल रहा है, जहां बीजेपी और शिवसेना की सरकार को किसानों और महाराष्ट्र के मुद्दे पर घेरने के लिए बहुजन समाज और रिपब्लिकन पार्टी के अलग अलग गुट मोर्चे निकालने वाले हैं। लेकिन कब ये सभी पार्टियां एक साथ आकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगी, जिससे कि बहुजन समाज की आवाज़ सरकार के सामने बुलंद होगी, या फिर सामाजिक साजिश के चलते बहुजन समाज को बांटा जा रहा है? आने वाले दिनों में महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर में राज्य सरकार के विरोध में जोगेंद्र कवाड़े 27 जुलाई, बीआरएसपी के डॉक्टर सुरेश माने 27 जुलाई को और बाला साहेब आम्बेडकर 19 जुलाई को अपना अपना मोर्चा विविध मांगों के लिए लेकर पहुंचने वाले हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना आता है कि अलग अलग मोर्चा लेकर आने के बजाय सभी एक साथ मोर्चा लेकर आए तो उस मोर्चे की ताकत कितनी होगी और इस राज्य में बहुजनों की आवाज भी जनता तक बुलंद आवाज में पहुंच जाएगी। नागपूरला जे पटवर्धन मैदान आहे त्या पटवर्धन मैदानावर 1991 साली डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जन्मशताब्दी असताना नागपूर महानगरपालिकेने या पटवर्धन मैदानावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शताब्दी स्मारक आणि संशोधन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेतला होता। आज त्याला जवळजवळ 20 वर्ष झाले, पण त्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाली नाही। आता सरकार बदललं, सरकार बाबासाहेबांचा उदो करते। सरकारने इंदू मिलचा प्रश्न हाती घेतला, सरकारने लंडनमधील बाबासाहेबांचं घर देखील विकत घेतलं, सरकारने 125वी जयंती बाबासाहेबांची धूमधडाक्यात साजरी केली, समता वर्ष सामाजिक न्याय वर्ष म्हणून घोषित केलं। असं असताना नागपूरसारख्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या धम्मभूमीमध्ये कर्मभूमीमध्ये पटवर्धन मैदानावरील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं शताब्दी भवन आणि संशोधन केंद्र अद्याप उभं झालं नाही। ते त्वरित करावं, या अनेक प्रकारच्या मागण्या घेऊन आमच्या पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचा मुंबईच्या विधानसभेवर विराट अशा प्रकारचा मोर्चा किसान बचाव मोर्चा आम्ही आयोजित केलेला आहे। त्या मोर्चामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास 1 लाखाच्या वर आमचे कार्यकर्ते आणि शेतकरी सहभागी होतील असा आम्हाला विश्वास वाटतो। त्यामध्ये आरएसएस प्रेरित सरकार आल्यानंतर आणि काही राज्यांमध्ये आरएसएस प्रेरित बीजेपीचं सरकार आल्यामुळे एकंदरीत आरएसएसला असं वाटते की त्यांनी असणारं जग जिंकलेलं आहे आणि म्हणून त्यांना जी व्यवस्था पाहिजे त्या व्यवस्थेच्या संदर्भात त्यांनी पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे। एका बाजूला सामाजिक बंधनं आणायची सुरुवात झालेली आहे आणि दुसऱ्या बाजूला समाजकारणातून आणि राजकारणातून एका वर्गाला अलिप्त करण्याची प्रक्रिया सुरुवात झाली। नगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समिती, नगरपंचायत या सर्वांमधून जे 10वी नापास आहेत आणि ज्यांना च्या घरामध्ये संडास नाही त्यांना असणारं इलेक्शनच्या रिंगणातून बाहेर काढण्यात आलेलं आहे। चंद्रपुर में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से आने वाले 27 जुलाई को जो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का महाराष्ट्र की जनता की ज्वलंत समस्याओं के ऊपर और बहुजन विरोधी, राष्ट्र विरोधी केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ
जो विशाल गणक मोर्चा का आयोजन किया है, उस मोर्चा को सफल बनाने हेतु और आगामी लोकल बॉडी चुनाव में बीआरएसपी का एक दमदार प्रदर्शन हो, इन दोनों मकसद के साथ आज चंद्रपुर में बीआरएसपी का एक जिला कार्यकर्ता मेलावा बड़ी भारी संख्या में आज संपन्न हुआ है। आने वाले दिनों में ये सभी बहुजन नेता अपने अपने समर्थकों के साथ मुंबई के मंत्रालय पर मोर्चा लेकर पहुंचेंगे, जहां कोई किसानों के लिए अपनी मांग रखेगा तो कोई बहुजन समाज के लिए मोर्चे के जरिए अपनी आवाज बुलंद करेगा। उद्देश्य सिर्फ एक, जनता को न्याय मिले। लेकिन एक साथ आकर अगर ये तीनों बहुजन नेता अगर मिलकर आवाज उठाए तो सरकार को बहुजनों की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन बहुजन जनता का दुर्भाग्य है कि हमसगा राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन्हें टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ा गया है, जिन्हें अब संगठित होकर एक साथ एक मंच पर आने की आवश्यकता है। मुंबई के मानसून सत्र पर जनता और किसानों की मांगों के लिए पहुंचने वाले अलग अलग बहुजन नेताओं के मोर्चे पर जब हमने जनता से इस विषय पर जानकारी लेनी चाहिए, तब जनता की क्या प्रतिक्रियाएं थी, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र चल रहा है और हाल ही में कई मुद्दों को लेकर, जिसमें प्रमुखता से किसानों का मुद्दा है, किसानों का मोर्चा निकालने वाले हैं, जिसमें प्रमुखता से अपने विधायक जोगेंद्र जी कवाड़े और प्रकाश जी आंबेडकर, माने जी, ऐसे अलग जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, अलग अलग गुटों में जो बिखरे हैं, वो लोग मोर्चा निकालने वाले। कोई 27 को निकाल रहा, कोई 19 तारीख को निकाल रहा। तो मेरा ये मानना है कि ये सभी जो बहुजन समाज के जो जितने भी गुट है, अगर ये गुट अपने एक साथ आते हैं तो एक साथ मोर्चा निकाल कर अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में अपनी पूरी शक्ति दिखा सकते हैं, अपनी पूरी ताकत दिखा सकते हैं, ताकि ये एकता के बल पर ये अपने सरकार को भी हिला सकते हैं, सरकार को कुछ भी करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। लेकिन ये बहुजन जो गुट है वो बिखरे हुए हैं। इन गुटों ने एक साथ आना चाहिए ताकि समाज के लोगों को भी संदेश जाए कि हम बिखरे हुए नहीं हैं। मी फुलचंद मेश्राम, चंद्रपूर। 27 तारखेला एक भव्य मोर्चा काढण्यात येत आहे, तर ते प्रत्येक वेगवेगळ्या झेंड्याखाली निघताना किंवा निघत असताना तर इथली प्रत्येक म्हणजे भारतातली जनता जर का एका झेंड्याखाली येऊन जर मोर्चा काढला तर बरं होईल। आणि प्रत्येकाचं मिशन जर एकच असेल, बाबासाहेब, प्रत्येक जर का बाबासाहेबांच्याच घटनेला मानत असेल तर मग ते वेगवेगळ्या वाटेनं न जाता ते एकत्र येऊन एकाच झेंड्याखाली येऊन सर्व काम करायला पाहिजे असं मला वाटते। मला असं वाटते हे कुठेतरी थांबायला पाहिजे आता, कारण प्रत्येकजण जर का राजकीय फायद्यासाठी करत असेल तर ते कुठेतरी थांबायला पाहिजे। सर्वजण कुठेतरी एकत्र येऊन हे एक काम, हे मिशन जे आहे बाबासाहेबांचं, ते तरी त्यांचं मिशन पूर्ण करायला पाहिजे। मेरा नाम विशाल रामदास जी सातपुते है, मैं चंद्रपुर का रहवासी हूँ और मेरा ये पर्सनल मत है समाजाविषयी। जो बाबासाहेब के सभी पार्टियां मिलके जो चळवळी का आंदोलन अब अपने हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से जो कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल मत है कि ये सभी लोगों ने बाबा साहब के विचारों पे ही चलते हुए हर अपना काम कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये सब लोगों ने अपना एकजुट होकर बाबा साहब की चळवळ सामने ले जानी चाहिए। इस समाज में बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले समाज पे बहुत सारी पार्टियाँ
आप अपने हिसाब से काम कर रही है। मुझे ये लगता है कि वो सभी ने अपन सब लोग बाबा साहब के विचारों से प्रेरित होकर या बाबा साहब के विचारों पे चलकर जो काम करना है वो सभी ने अलग अलग ना करते हुए एक साथ करना चाहिए। आज पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में विविध तरह की समस्याओं से हम लोग उलझ रहे हैं। बेरोजगारों की समस्या है, खेती किसानों की समस्या है, ऐसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और राजकीय सामाजिक विविध तरह की समस्याओं से पूरी तरह से महाराष्ट्र आज भर बारिश में भी उलझ रहा है, जल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इस महाराष्ट्र के अंतर्गत जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए एक मौसम में अधिवेशन जो रखा जाता है नागपुर में, उस अधिवेशन में अगर हम महाराष्ट्र की सारी जनता जो फुले शाहू अम्बेडकर विचारधाराओं को अपने मन में रखती है, अपने विचारों में रखती है, उन विचारों के जितने भी संगठन हैं वो सारे के सारे संगठन अगर नागपुर में एक संघ होकर चले जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, एक सामान्य नागरिक होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि उन समस्याओं का शासन के तौर पर कुछ ना कुछ हल हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम बिखराव के तौर पर चले जाएंगे, अगर मैं अपना संगठन लेके चले जाऊंगा, कोई दूसरा अपना संगठन लेके चला जाएगा, कोई अम्बेडकर भवन गिराया गया उस समस्या को लेकर चला जाएगा, कोई अलग अलग समस्याओं को लेकर अगर लोग वहाँ चले जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार नज़रअंदाज करेगी। हर एक को अपने अपने मसले पर कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बात करके वो वापस भेज देगी। तो मैं इस लॉर्ड बुद्धा टीवी के माध्यम से सभी लोगों को ये अपील करता हूँ कि कृपया सब के सब जितने भी हम फुले शाहू अम्बेडकर विचारधारा को लेकर चलते हैं, बेरोजगारी की समस्या को लेकर चलते हैं, किसानों की समस्या को लेकर चलते हैं, जितने भी कोई नए नए समस्याएं समाज में उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं को अगर हम संगठित रूप से लेकर नागपुर चलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ हल हो सकती है, कुछ ना कुछ सरकार हमारी समस्याओं के ऊपर सोच सकती है, ऐसा मुझे लगता है। आजच्या संदर्भामध्ये बोलायचं म्हणलं तर संघटनेचा भाग अनेक संघटना निघाल्यात, त्या संघटनेमध्ये साऱ्याच लोकांची मारहाणी आहे, कोणाचंच ठीक होत नाही। यासाठी सर्व संघटना एकत्र कधी आल्यास तर या जनतेचं भलं झाल्याशिवाय राहणार नाही। जनतेचं तर काय, पण सर्व शासन हे एकत्र आल्यावर, सर्व शासन एकत्र आल्यावर हे बी धारीवर धरले जाते आणि प्रत्येक लहान मोठ्याचं काम झाल्याशिवाय राहणार नाही। यासाठी सर्व संघटना कोणताही मोर्चा काढायचा असेल तर त्यांनी एकत्र येऊन हा मोर्चा काढावा आणि तवाच काही चांगलं होईल, चांगलं झाल्याशिवाय राहणार नाही। एवढंच बोलतो आणि थांबतो। नागपुर के हिंगना में सोमवार सुबह एक न्यूज़ कवरेज करने गए मीडिया दल पर लोगों ने हमला कर दिया। ये हमला IBN लोकमत और महाराष्ट्र वन कैमरामैन और रिपोर्टर पर हुआ, जहां मीडिया की आज़ादी दबाने की कोशिश कुछ शरारती तत्वों ने की। इस घटना का चारों ओर निषेध किया जा रहा है। मीडिया में कार्य करना कितना खतरनाक साबित हो रहा है, ये हिंगना के इस घटना से साबित हो गया है। जहां नागपुर ग्रामीण के हिंगना में किसी कवरेज के लिए गए IBN लोकमत और महाराष्ट्र वन के कैमरामैन के साथ कुछ लोगों ने अभद्र व्यवहार किया। जहां IBN लोकमत के कैमरामैन प्रशांत मोहिते और महाराष्ट्र वन के रिपोर्टर गजानन उमाटे के साथ हाथापाई की गई, जिसकी चारों ओर निंदा की जा रही है। कोणाशी बोलायचं? बाहेर निघा, त्याला बाहेर निघा पहिले। हात नाही लावायचा, तुम्ही हात लावू शकत नाही असं। ये अहिल्या देवी होळकर एक आश्रम स्कूल है, यहाँ हिंगना के तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर। यहाँ के संस्थापक राष्ट्रीय समाज पक्ष के जिलाध्यक्ष है श्री कृष्ण मते। इन लोगों ने बहुत ज्यादा घोटाला किया है इनके स्कूल में। वो खबर करने हम गए थे पत्रकार, और इन्होंने हम पे हमला किया, गाड़ी जलाने की बात की। हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट है सौरभ भोले और इनके साथ IBN लोकमत के जो वीडियो जर्नलिस्ट है प्रशांत मोहिते, इनको मारा उन्होंने। और उसके साथ जो IBN लोकमत की महिला रिपोर्टर सुरभि शिरपुरकर और मैं गजानन उमाटे महाराष्ट्र का नागपुर, हमें भी मारा है उन लोगों ने और धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हम अभी हिंगना पुलिस स्टेशन में पुलिस कंप्लेंट कर रहे हैं और इसके पहले भी उन पर संगीन गुने दाखिल है और कार्रवाई हो रही है।
बताया जाता है कि इनकी गुनहगारी पार्श्वभूमि है और इसके बावजूद वहाँ उनके स्कूल में बहुत ज्यादा घोटाले हो रहे हैं। फर्जी बच्चों का अटेंडेंस दिखा के गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा सब्सिडी लेते हैं लोग। यही स्कैम ओपन करने के लिए हम लोग गए थे और हम पे हमला कर दिया। गंभीर बात है कि होम मिनिस्टर के डिस्ट्रिक्ट में मीडिया सुरक्षित नहीं है, तो किसके डिस्ट्रिक्ट में मीडिया सुरक्षित हो सकता है, ये अहम बात है। हम कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे, बस यही है। हमने ऑलरेडी तकरार कर ली है और हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। विदर्भ के वाशिम जिले में कापरडे गांव में नाबालिग लड़की पर बलात्कार करके हत्या करने के मामले में राज्य के संभाजी ब्रिगेड संगठन द्वारा वाशिम जिले के पाटनी चौक में रास्ता रोको आंदोलन किया गया। गौरतलब है कि वाशिम जिले के कोपरडी गांव में एक नाबालिग के साथ बलात्कार कर हत्या कर देने का मामला सामने आया था, जिनके आरोपी को जल्द से जल्द पकड़कर कड़ी सजा दे, इस बात को लेकर संभाजी ब्रिगेड संगठन द्वारा रास्ता रोको आंदोलन किया गया। संभाजी ब्रिगेड ने सरकारी वकील नियुक्त किए जाने की मांग की। आमची जी प्रमुख भूमिका आहे, आमचं जे म्हणणं आहे की निर्भय हत्याकांड पहिल्यांदा झालं होतं, त्या कायद्याच्या जे सुधारणा केलेली आहे त्या सुधारणेच्या नियमानुसार या कायद्याने या प्रकरणाबद्दल सहभागी व्हावं। त्यानंतर जे फिर्यादी आतापर्यंत जे बाहेर पसार झालेले आहेत 3 आरोपी पकडलेले आतापर्यंत, बाकी राहिलेल्या आरोपींना तात्काळ अटक करण्यात यावी। त्यानंतर उज्ज्वल निकम, ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांना या प्रकरणामध्ये सरकारी वकील म्हणून नेमण्यात यावं आणि त्या पीडित मुलीच्या कुटुंबांना 25 लाख रुपये असं शासनानं त्यांना मदत द्यावी, अशी आमची ठाम भूमिका आहे। या निषेधार्थ आज आम्ही या नराधमांना जलद न्यायालयाअंतर्गत यांचा खटला चालवावा, विशेष सरकारी वकील म्हणून ॲडव्होकेट उज्ज्वल निकम यांची मागणी संभाजी ब्रिगेडची आहे। आणि या नराधमांना निर्भया बलात्कारानंतर ज्या काही कायद्यामध्ये बदल झाले, महिलांच्या अन्याय अत्याचाराविरोधामध्ये जो कोणी गुन्हा घडवण्याचं काम करेल त्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे आणि निर्भया बलात्कारानंतर ज्या कायद्यानुसार त्या नराधमांना फाशीची शिक्षा करावी अशी मागणी आज आमची आहे। आंदोलनाची पुढची दिशा काय राहणार आहे? या नराधमांना 3 आरोपींना अटक केलेली आहे। एक 2 आरोपी यामध्ये असण्याची शक्यता आहे, कारण हे सामूहिक हत्याकांड आहे आणि हे ठरवून केलेलं हत्याकांड आहे। या हत्याकांडाचा आम्ही निषेध करतोच, परंतु महाराष्ट्रामध्ये जर असे अन्याय अत्याचार महिलांवर होत असतील तर संभाजी ब्रिगेड पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये महिलाच्या सन्मानात काम करेल। यापुढे जर या शासकीय यंत्रणा किंवा गृह विभाग यामध्ये जर कमीपणाचा अभाव जर आम्हाला दिसून आला तर निश्चित संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने यापुढे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येतील। हा समाजाचा प्रश्न आहे, गुन्हेगारांना जात नसते। गुजरात के अहमदाबाद में आरक्षण को लेकर आए दिन विवाद सामने आ रहे हैं। वहीं चतुर्थ श्रेणी में सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। मामला कुछ ऐसा है कि अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स कॉलेज के ह्यूमन रिसर्च सेंटर के नियामक ने सफाई कामगार की नौकरी के लिए सवर्णों को प्राधान्य दिया, जिसके बाद सवर्णों ने तोड़फोड़ की। इस विषय को लेकर हमारे प्रतिनिधि ने दलित पैंथर के कार्यकर्ताओं से बात की। सेंट जेवियर्स कॉलेज है जो गुजरात में अहमदाबाद में, वहाँ पे ह्यूमन रिसर्च सेंटर जो चल रहा है, उनके नियामक ने एक आवेदन बाहर निकाला था कि जो भी उच्च श्रवण कम्युनिटीज़ है उनके लिए ये सफाई कामदार की जगह के लिए जॉब की आवश्यकता हम प्रेफरेंस उसको पहले देंगे। तो उसके लिए जो आवेदन पत्र उन्होंने निकाला था, तो कुछ श्रवण कम्युनिटीज़ करके जैसे करके खास करके ब्राह्मण वो लोग ने वहाँ पे आके कुछ तोड़फोड़ कर दी थी। उसके दौरान काफ़ी हंगामा हो गया था। प्रसाद चाको साहब एक शिक्षण के अधिकारी है, इसीलिए उनको भविष्य में कोई तकलीफ़ ना पड़े, इसीलिए भारतीय दलित पैंथर उनका पूर्ण जोश से खुले दिल से समर्थन करता है। इसलिए हम कलेक्टर श्री को आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। हाँ, समुदाय चाहता भी है, हम विधान से हटके बात नहीं करेंगे, परंतु हम थोड़ा ऐसा कहेंगे कि आरक्षण दे देंगे, पर 5000 साल से जो दलित समाज परेशान हो रहा है, जिस गंदगी में 5000 साल से दलित समाज का कुछ भला नहीं हुआ, वो दलित समाज की जगह पे जो भी दलित समाज का आदमी जो काम करता है, सफाई काम करता है, बड़ी बड़ी गटरों में उतर के पूरे रात दिन कॉरपोरेशन के काम करता है, उसमें आप पहले आरक्षण ले लो, फिर हम आरक्षण के फुल सपोर्ट में है आपके कि आरक्षण भी दे देंगे।
मुंबई के दादर स्थित अंबेडकर भवन और बुद्धभूषण प्रिंटिंग प्रेस को गिराए जाने पर अंबेडकरी जनसमुदाय में भारी रोष है, जिसका विरोध पूरे देश में किया जा रहा है। जिसके चलते बुल्ढाना जिले के शेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस सामाजिक न्याय विभाग की ओर से 1 दिवसीय धरना आंदोलन दिया गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंबेडकर भवन से अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत की थी। एक प्रेरणा स्थल के तौर पर इस भूमि को पहचाना जाता था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत इसे गिरा दिया गया और बाबा साहब द्वारा सजे कर रखी गई वस्तुएं नष्ट हो गई। इस घटना का पूरे देश में विरोध जारी है। बुल्ढाना के शेगांव में राष्ट्रवादी कांग्रेस सामाजिक न्याय विभाग की ओर से 1 दिवसीय धरना आंदोलन कर इसका निषेध किया गया। ज्या मातेपूर्व लोकांनी जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पाळण्यात आलं त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, त्याकरिता राष्ट्रवादी कांग्रेस सामाजिक न्याय विभागातर्फे आंदोलन छेड़ण्यात येईल। इस घटना को कई दिन गुजर चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में रत्नाकर गायकवाड़ को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। चंद्रपुर जिले के एक सरकारी हॉस्टल में विद्यार्थियों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है, जहां समाज कल्याण विभाग द्वारा इस बार खाना बनाने का ठेका किसी और को नहीं दिया गया, जिसके कारण इन विद्यार्थियों पर भूखे मरने की नौबत आ गई है। वहीं इस पूरे मसले पर समाज कल्याण विभाग सोया हुआ है। राज्य सरकार कितना भी समाज के गरीब वर्ग के लिए अच्छे खान पान, अच्छी शिक्षा की व्यवस्था लाए, लेकिन उसकी वास्तविकता कुछ विपरीत होती है। चंद्रपुर के जटपुरा गेट के सरकारी पिछड़ी जातियों के सरकारी हॉस्टल की लड़कियों को समाज कल्याण विभाग की लापरवाही से भूखे रहना पड़ा। बताया ये जा रहा है कि समाज कल्याण विभाग ने इस बार खाने का ठेका किसी को नहीं दिया, जिसके कारण हॉस्टल में खाना न मिलने के कारण विद्यार्थियों पर भूखे रहने की नौबत आई है। राहापल्ली गावावरून इथं शिकासाठी आली, तिकडे चांगली व्यवस्था नाही शिकायची म्हणून मी चंद्रपूरमध्ये आली। पण आमची शाळा 27 जुलैपासून सुरू झाली, पण आम्हाला हॉस्टेलमध्ये घेण्यात नाही आलं, कारण की जेवणाची व्यवस्था नव्हती। तरी पण आम्ही हॉस्टेलवर आलो तर आम्हाला स्वतःलाच मेसचा डबा लावण्यात आला, पण मेसचा डबा लवकर येत नव्हता म्हणून आम्हाला शाळेमध्ये सकाळी उपाशी यावं लागत होतं। मी उपाशी आल्यामुळे शाळेत मला चक्कर आली होती। आमचे हॉस्टेल लवकर चालू झालं नव्हतं, शाळा चालू झाली पण हॉस्टेल चालू झालं नाही आणि काही दिवसांनी आम्हाला हॉस्टेलवर घेण्यात आलं, पण जेवणाची व्यवस्था अजिबातच नव्हती। मग आम्हाला बाहेरून मेस लावावा लागला, काही मुलींना उपाशी शाळेत नाही। आम्ही तिकडून शिकण्यासाठी चंद्रपूरमध्ये आलो, समाज कल्याण हॉस्टेल, पण आमचे गेल्या वर्षी हॉस्टेल म्हणजे नंबर लागला होता म्हणून आलो, पण यावर्षी हॉस्टेल सुरू झाला नाही लवकर। आता झाला पण मेस वगैरे नाही आहे, तर आम्हाला रूम करून राहावं लागत आहे, जेवण वगैरे काहीच नाही भेटत आहे। आज जेव्हा आम्ही पहिल्या दिवशी शाळेत आलो तर आमचे पॅरेंट्स लोक वगैरे आले, तर त्यांनी सरांकडे कंप्लेंट केली। सरांना अगोदर आमच्याबद्दल काहीच माहिती नव्हतं का यांची अवस्था अशी आहे, पण जेव्हा आम्ही सरांना असं सांगितलं तेव्हा सरांनी आमची व्यवस्था केली, आम्हाला मेसचं म्हणजे जेवण दिलं दुसऱ्या हॉस्टेलवर नेऊन। जटपुरा गेट के इस सरकारी लड़कियों के हॉस्टल में कुल 75 लड़कियां रहती है। ऐसे में सरकारी तौर पर जो समाज कल्याण विभाग को जो देखभाल इनकी करनी थी वो नहीं की। इसी कारण जब भूखे रहने की नौबत इन लड़कियों पर आई, तब इस सरकारी हॉस्टल की पोल खुली, जिसके कारण पूरे समाज कल्याण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए गए। मुलींच्या शासकीय वसतिगृहामध्ये मागच्या 1 महिन्यापासून जेवणाची व्यवस्था नसल्यामुळे 75 मुलींना 1 महिन्याच्या अभ्यासक्रमापासून वंचित राहावं लागलं। त्या इथे येऊन राहू शकत नाही आहेत, कारण की जेवणाची व्यवस्था नाही आहे, अशी माहिती आम्हाला आज प्राप्त झाली। आणि जेवण नसल्यामुळे ज्या काही थोड्या मुली इथं आल्या होत्या, दुसरीकडे राहण्याची त्यांनी कशी तरी तजवीज केली। त्यापैकी एका मुलीला आज लोकमान्य शाळेत भोवड येऊन चक्कर येऊन ती मुलगी पडली, असा गंभीर प्रकार या ठिकाणी घडलेला आहे। या सगळ्या प्रकाराची शहानिशा करण्यासाठी आम्ही समाज कल्याण अधिकारी कुलकर्णी साहेबांना भेटलो, तेव्हा त्यांनी दिलेली माहिती अतिशय धक्कादायक आहे। केवळ टेंडर प्रोसेस डिले झाली आणि निविदा उशिरा निघाल्या आणि जो जुना कॉन्ट्रॅक्टर होता त्याला मुदतवाढ द्यायलासुद्धा उशीर लागला। इतकं मंत्रालय झोपेत आहे आणि त्यामुळे या सगळ्या मुलांचा ST, SC, OBC मुलींचा 1 महिन्याचा अभ्यासक्रम वाया गेलेला आहे। सदर बाब आम्ही त्यांना विचारल्यानंतर त्यांनी रविवारी जेवणाची व्यवस्था होईल आणि मग रविवारपासून हॉस्टेल सुरू होईल अशी माहिती आम्हाला दिली। हा सगळा प्रकार आम्ही प्रहार संघटनेचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माननीय आमदार बच्चू कडू यांच्या लक्षात आणून दिला।
त्यांनी तातडीनं मंत्रालयामध्ये सूत्र हलवली आणि मग आमदार बच्चू कडूच्या दणक्याने आत्तापासून आज सायंकाळपासून या ठिकाणी जेवणाची व्यवस्था होणार आहे. हे सगळं महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्र्यांच्या जिल्ह्यामध्ये होऊन राहिलेलं आहे. जर अर्थमंत्र्यांच्या जिल्ह्यामध्ये अशा प्रकारे गोरगरीब आदिवासी विद्यार्थी जर उपाशी राहत असतील, जर असा अनर्थ होत असेल तर मग पूर्ण महाराष्ट्राचं काय होईल हा एक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित झालेला आहे. परंतु 9वी-10वीच्या मुलींना आपल्याला सुरू करायचं होतं, परंतु भोजनाची व्यवस्था होऊ न शकल्यामुळे आपल्याकडून थोडंसं लेट झालेलं आहे. कंझ्युमर फेडरेशनकडून त्यांच्याकडे मालाचा सप्लाय होतो, तो सप्लायचा ऑर्डर जरा लेट झाल्यामुळे त्यांच्याकडून माल पुरवठा झालेला नाही आणि त्याच्यामुळे आपल्याकडे थोडं दिरंगाई झाली आहे. महाराष्ट्र शासन की ओर से SC/ST विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिए जाने के बावजूद राज्य के कई महाविद्यालय द्वारा इन छात्रों से शिक्षा शुल्क लिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नागपुर में आयोजित पत्रकार परिषद में ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन फोरम ने दी. जहां एक और राज्य सरकार शिक्षा स्तर के सुधार करने की पुरजोर कोशिश कर रही है, SC/ST और पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देकर उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य के कई ऐसे महाविद्यालय हैं जो इस सुविधा से छात्रों को वंचित रखते हैं, जिसकी जानकारी देने के लिए ह्यूमन राइट्स फेडरेशन फोरम ने नागपुर में पत्र परिषद का आयोजन किया और छात्रों से संबंधित इस समस्याओं को रखा. ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन फोरम नागपूरच्या वतीनं आम्ही जे विद्यार्थी हजारो वर्षापासून आपल्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित आहेत, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महत् प्रयासानं या विद्यार्थ्यांना आपले अधिकार मिळालेले आहेत आणि त्या अधिकाराचा वापर करून आमच्या बहुजन समाजातील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, उच्च पदावर जात आहेत, चांगल्या त्यांना नोकऱ्या मिळत आहेत, समाजामध्ये मानाचं स्थान मिळत आहेत. परंतु अलीकडे मात्र असं दिसतंय की या बहुजन समाजातला विद्यार्थी समोर गेला नाही पाहिजे, आपल्या उच्च पदावर तो गेला नाही पाहिजे, म्हणून याला कुठंतरी याचं खच्चीकरण करा आणि म्हणून यांना ज्या काही सवलती मिळत आहेत स्कॉलरशिपच्या माध्यमातून आणि प्रवेशाच्या माध्यमातून त्यांना ज्या काही सवलती मिळत आहेत त्या कशा मिळणार नाहीत असा प्रयत्न या देशातील प्रस्थापित व्यवस्थापनात बसलेले लोक करत आहेत. याचं उदाहरण म्हणजे की जे शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थी आहेत, या शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांकडून कसल्याही प्रकारची शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर शुल्क घेण्यात येऊ नये असं भारत सरकारचंही म्हणणं आहे. त्यांचेही परिपत्रकं आहेत. महाराष्ट्र सरकारने सुद्धा त्या संदर्भात परिपत्रकं काढलेले आहेत. समाज कल्याण विभागाने सुद्धा त्या परिपत्रकं काढलेले आहेत. एवढंच नव्हे तर एका रीट याचिकेमध्ये हायकोर्टाने सुद्धा असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत की शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांकडून कसल्याही प्रकारचं शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क घेण्यात येऊ नये. छात्रवृत्ति धारक छात्रों से महाविद्यालय द्वारा मोटी फीस ली जा रही है, जबकि छात्र अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होने के कारण उनके साथ धोखा हो रहा है. मैं अनुराग ढोलेकर नागपुर विद्यापीठ का विद्यार्थी हूँ और मुझे जब पता चला कि गवर्नमेंट का कुछ ऐसा GR है जिसके वजह से हम SC और ST जो स्टूडेंट हैं उन लोगों की फ़ी माफ़ होती है, लेकिन जब इसके बारे में हमने हमारे विद्यालय में पूछा गया तो हमें विद्यालय में कुछ अलग ही तरह की जानकारी दी गई थी, जिसके हमने उसके बारे में विरोध किया. तो तब हम समाज कल्याण और उसी तरह किसी महाविद्यालय में गए थे. वहाँ से हमें GR मिला तो उस GR के अंतर्गत हम लोगों ने ये कार्रवाई की थी. और आज हमें मतलब ऐसा लगता है कि हम पहली जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई की हमें जीत मिल चुकी है. और मुद्दा भी इस बात का आता है कि हमसे प्रशासन से जो कार्रवाई की गईंगी उसके अनुकूल अगर हमने जो फ़ी अभी हमारे इंस्टीट्यूट में दी है वो अगर फ़ी हमें अगर वापस मिलती है तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं मिलती है तो फिर हम हमारे फोरम की तरफ से जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेंगे. धन्यवाद. इस फोरम के और में जो लोग जुड़े हुए हैं वो अलग अलग संगठनों के संगठन के प्रमुख लोग जुड़े हुए हैं और सभी क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के काम इसका अवेयरनेस चालू है. और मैं सभी नागपुर के जितने भी बहुजन संगठन है, आम्बेडकराइट संगठन है, इनको निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि ये सभी इस मुद्दे को लेकर
रास्ते पे उतरे या फिर अवेयरनेस करें, जितना वो कर सकते हैं अपनी वजह से करें। और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, अगर आप इसको गौर फरमाएं तो जितने भी गरीब विद्यार्थी है, झोपड़पट्टी में रहने वाले विद्यार्थी हैं, उनकी आजकल आप जानते हो कि कॉलेजेस की फ़ी बहुत हाई है। क्यों है? इसका कारण यही है कि वो लोग गरीब विद्यार्थियों से पैसा ये कलेक्ट करते हैं। एक गरीब विद्यार्थी जब एडमिशन करने जाता है 20,000 अगर उसको भरना पड़ता है तो उसकी माँ अपना मंगलसूत्र गिरवी रख के वो पैसे भरती है। तो आप सोच सकते कि इस मुद्दे की गरिमा क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आप प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए। थैंक यू। जय भीम। वुमेन राइट्स फेडरेशन फोरम ने महाविद्यालयों की यह करतूत शासन तक पहुंचाने और जनता को जागरूक करने के लिए पत्र परिषद आयोजित कर जानकारी दी। वाशिम जिले के कारंजा नागपुर मुंबई 4 लेन महामार्ग अस्तित्व में होने के बावजूद लगभग 50 गांव की जमीन का अधिग्रहण कर एक्सप्रेस हाईवे बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कि सुपर कम्युनिकेशन महामार्ग बनाने की होड़ में किसानों को हजारों हेक्टेयर जमीन गंवानी पड़ेगी। ऐसे में इस प्रस्ताव को रद्द करने की मांग मुंगड़ गांव के किसानों ने की है, जिस पर अमल न करने पर सामूहिक आत्महत्या करने की चेतावनी भी किसानों ने दी। विकास के नाम पर गरीब किसानों की हजारों हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहण कर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन मार्ग बनाने की योजना शासन द्वारा बनाई जा रही है। वाशिम के कारंजा नागपुर मुंबई का 4 लेन महामार्ग अस्तित्व में होने के बाद भी 50 किसानों की जमीन को सिर्फ विकास के नाम पर दांव पर लगाया जा रहा है। गौरतलब रहे कि यह 4 लेन महामार्ग आगे जाकर एक्सप्रेस हाईवे से जोड़ा गया है। बावजूद इसके इसे सुपर कम्युनिकेशन महामार्ग बनाने की चाह में वाशिम जिला के कई गांव की जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसकी घोषणा भी कर दी गई है। इस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए और अपनी भूमि को बचाने के लिए किसानों ने कड़े कदम उठाए हैं। ऐसे में मुंगड़ा गांव के किसानों ने सामूहिक आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। नागपूर मुंबई शीघ्रगती द्रुतगती महामार्गाची आखणी वाशिम जिल्ह्यातून मुंगळा गावातून झालेली ही 4 दिवसापूर्वीच आम्हा शेतकऱ्यांना समजले, परंतु ही आखणी होत असताना अतिशय सुपीक जमीन आणि संपूर्ण फळबागेची जमीन की ज्या जमिनीमध्ये आज रोजी 7-7, 8-8 वर्षाची फळबाग ही करोडो रुपये उत्पन्न देणारी फळबाग उभी असताना या उभ्या असलेल्या या फळबागेतूनच हा मोठा 8पदरी महामार्ग चाललेला आहे। या 8पदरी महामार्गामध्ये जवळपास 100 एकर संत्रा बाग या महामार्गात उद्ध्वस्त होणार आहे। दरवर्षीचा पडणारा अपुरा पाऊस, वाशिम जिल्हा आत्महत्याग्रस्त जिल्हा आणि या ठिकाणच्या दुष्काळामध्ये सुद्धा शेतकऱ्यांनी 20-20 किलोमीटर अंतरावरून ट्रक आणि ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने पाणी आणलं। उन्हाळाभर या बागा जगवल्या। या बागा यावर्षी अतिशय चांगल्या पद्धतीने फुललेल्या असताना अचानक 4 दिवसापूर्वी या ठिकाणी सर्वे दिसला, परंतु या सर्वेक्षणाचं काम कुठून चाललं, काय चाललं, कोणत्या गट नंबर चालले या संबंधीची माहिती ना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली, ना तहसीलदारांना दिली, ना पटवाऱ्यांना दिली। शेतकऱ्यांनी आपापल्या दृष्टिकोनातून ही माहिती जमा करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा असे कळले की आपल्या शेतातून आपल्याच बागेतून हा रस्ता चाललेला आहे आणि हा रस्ता एवढा मोठा रस्ता आहे की याच्या स्वतःची अल्पभूधारक शेतकऱ्याची 2-2, 3-3 एकर बाग बसून शेजाऱ्याचं सुद्धा याच्यात शेत बसलेलं आहे। त्यामुळे शेतकरी हा पूर्णतः उद्ध्वस्त होणार आहे। मुंबई नागपूर हायवे हा एक 4 दिवसापासून माहीत झालेला आहे। याच्यामध्ये रेगाव आणि मुंगळा येथील भरपूर पाण्याखालची शेती, बागायत शेती, संत्र्याचे मळे, लोकांच्या विहिरी, बोर असे बरेच चाललेले आहेत। त्याची शासनानं कोणाला माहिती न देता, शेतकऱ्यांना संबंधित माहिती न देता परस्पर इंटरनेटद्वारे यांनी हे केलेलं आहे। त्याच्यामुळं हा एक दिवस इथं कॅमेरा येऊन लागला होता, त्यावेळेस लोकांना माहीत झालेलं आहे। त्याच्यानंतर हा एक तर संत्र्याच्या बागा उद्ध्वस्त चालल्या, लोकांचे बोर चालले, लोकांच्या विहिरी चाललेल्या आहेत। लोकांना दुसरा शेतकऱ्याला आत्महत्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही। एक तर सरकार कोणाला विचारायचं जावं तर कलेक्टर किंवा तहसीलदार, पांडेबा हे कोणीच माहिती द्यायला तयार नाही। त्याच्यामुळे एक तर हा रस्ता 100% कॅन्सल होऊन हा एक तर दुसरीकडून एक तर मार्ग वळवा आहे ना, नाही तर पहिला जो रोड आहे त्यांना 2 पदर रुंदी करून त्याच्यात ते 4 पदरी करायचा, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। नाही तर मग एक तर शासनानं नाही ऐकलं तर शेतकरी सामूहिक आत्महत्या करतील असे निवेदन आम्ही दिलेले आहे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राष्ट्रवादी नगर में पिछले दिनों नाबालिग के अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी अनिरुद्ध चकिन पवार ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या का प्रयास किया। इस मामले से पूरे पुलिस विभाग में तनाव का माहौल है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों पहले चंद्रपुर के राष्ट्रवादी नगर के शादी समारोह से एक 8 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया, जिसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। इस मामले में पुलिस ने अनिरुद्ध चकिनार पवार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसको 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया था। जहां पुलिस रिमांड में इस आरोपी ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की है,
जिससे पुलिस विभाग में तनाव का वातावरण है। अगर ड्यूटी पर तैनात सिपाही को इसकी भनक नहीं लगती तो आरोपी की मौत हो सकती थी, जिसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया है। बीते दिनों गुजरात में बहुजन समाज पार्टी की ओर से महंगाई के विरोध में मोर्चा निकाला गया। बसपा ने जनचेतना आंदोलन कर जनता को जागरूक किया और रैली के माध्यम से जिलाधिकारी को महंगाई के विरोध में आवेदन दिया। मोदी सरकार ने शासन में आने के पहले जनता को अच्छे दिन के सपने दिखाए थे, लेकिन 1.5 साल का समय बीत जाने के बाद भी अच्छे दिन नहीं आए। वही इस कार्यकाल में महंगाई बढ़ गई है। आम जनता की थाली से दाल और रसोई से गैस नदारद नजर आती है, जिसके विरोध में गुजरात में बीते दिनों भव्य आंदोलन किया गया। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनचेतना आंदोलन को खड़े कर महंगाई को लेकर जनता को सचेत किया। इस दौरान बसपा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को महंगाई के विरोध में ज्ञापन सौंपा और जमकर नारेबाजी की। अम्बेडकरी जनता ने नीले ध्वज लहराते हुए रैली निकाली और सरकार से महंगाई को रोकने की अपील की। आज की जय भीम मीडिया में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय भीम।